रहमानिर्रहीम, पेज 141। टॉपिक है एनर्जी प्रोड्यूस इन रिस्पायरेशन। हमने एरोबिक रिस्पायरेशन कर लिया और हमने मुख्तलिफ जगहों पर एनर्जी उसका भी डिस्कस किया कि कौन सी स्टेप में कितनी एनर्जी हमें डायरेक्ट या फिर चेक की शक्ल में जब हम इन एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितनी मिलती है एनर्जी। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन में है, इनटू किस चीज़ में, CO2। CO2 कहाँ पर बनता है, जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो ये CO2 रिलीज होता है। एंड वाटर, लास्ट में वाटर बनता है, जनरेट्स 38 ATP। ग्रैंड टोटल कितना है, 38 ATP हमें मिलते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर आल्सो यूज्ड, 2 ATPs यूज होते हैं, हमने डिस्कस किया है इसको। सो देयर इज अ नेट गेन ऑफ 36 ATP। फिर 38 में से हम अगर 2 माइनस करें जो इस्तेमाल होते हैं तो हमें 36 ATPs मिलते हैं। ATP फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो 36 ATPs एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं। दिस ATP आर जनरेटेड स्टेप वाइज। अब ये जो ATPs है ये स्टेप वाइज हमें मिलते हैं। ये जो 36 ATPs रिलीज होते हैं ये हमें स्टेप वाइज मिलते हैं, एट एज अ होल नहीं मिलते बल्कि स्टेप वाइज मिलते हैं। सम ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, कुछ ATPs ग्लाइकोलिसिस में, सम ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, कुछ हमें क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे हमने डिस्कस किया है पहले। एंड मैनी आर जनरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और बहुत ज़्यादा ATP जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें मिलते हैं। अच्छा, हमने एनर्जी का जब हम समरी पढ़ रहे थे हमने ग्लाइकोलिसिस का डिस्कस किया, हमने ऑक्सीडेशन हमने जो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड को पढ़ा, इसी तरह हमने पढ़ा क्रेब्स साइकिल को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि जितने भी हमारे पास NADH2 FADH2 बनते हैं, जितने भी बनते हैं वो सारे इनकैश होते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो सिर्फ एनर्जी की रिलीज़ के लिए क्या है, प्रोसेस है। जो जितना भी NADH2 FADH2 हम पढ़ रहे थे लास्ट में जब हम उसको ATP में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वही एग्जैक्टली क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है जो हमें NADH2 से या फिर FADH2 से हमें जो है ATP मिलती है। FADH2 NADH2 ATP में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तो हमें 38 ग्रैंड टोटल हमें मिलता है एनर्जी का, और फिर उसमें से 32 जब हम माइनस करें तो हमें टोटल 36 ATPs मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज 142 पे टेबल 7.1 डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब हमने एरोबिक एंड एरोबिक दोनों को पढ़ा, दोनों में अब डिफरेंस क्या है। बेसिक जो डिफरेंस है, सबसे पहले टेबल में प्रॉपर्टीज़ हैं एरोबिक रिस्पायरेशन की और एनएरोबिक रिस्पायरेशन की, कि दोनों में कौन कौन सा बेसिक डिफरेंस पाया जाता है। फर्स्ट अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें, हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है इसको। प्रॉपर्टीज़ क्या है एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए, अच्छा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ATPs एट इज नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रोडक्ट, साइट ऑफ ऑकरेंस और इम्पोर्टेंस, ये प्रॉपर्टीज़ है। अब दोनों में ये अलग अलग है। एरोबिक रिस्पायरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब हमने पढ़ा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन क्या है, रिक्वायर्ड है, इट नीड्स फ्री ऑक्सीजन। सो एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एरोबिक रिस्पायरेशन नीड्स नो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ ATP एज नेट प्रॉफिट, टोटल हमें कितने ATPs मिलते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में अब ये भी हमने डिस्कस किया, हमें 36 ATPs मिलते हैं, लेकिन इन एरोबिक का अगर आपको याद हो हमें टोटल 2 ATPs मिलते हैं, जो कि ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन वहाँ पर होती है। तो हमें इन एरोबिक रिस्पायरेशन में चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक हो, दोनों में हमें 2 ATPs मिलते हैं। तो ये ATP के लिहाज से भी डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट होता है। अगर एरोबिक रिस्पायरेशन आपको याद हो हमने क्या डिस्कस किया था, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुविक एसिड मुख्तलिफ कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, लास्ट में हमें
एनर्जी मिलती है, उसके साथ साथ CO2 और उसके साथ साथ हमें वाटर मिलता है। CO2 कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर रिलीज होता है, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो वहाँ CO2 रिलीज होता है। लास्ट में जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 2 इलेक्ट्रॉन जब लास्ट मतलब अपना सारा एनर्जी वो रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ एरोबिक रिस्पायरेशन में फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है। एन एरोबिक रिस्पायरेशन में पहले पायरुविक एसिड बनता है, फिर डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑन द टाइप ऑफ सेल, कौन से सेल में या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस हो रहा है इन एरोबिक का। तो लैक्टिक एसिड बनता है और इथेनॉल बनता है और उसके साथ साथ CO2 बनता है। लैक्टिक एसिड अगर बनता है तो फिर CO2 रिलीज नहीं होगा क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। अगर इथेनॉल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है तो वो 2 कार्बन कंपाउंड है, तो उसमें फिर हमें एक CO2 एक मॉलिक्यूल है, इस तरह दूसरी से भी CO2 मिलता है। तो इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और उसके साथ साथ CO2 ये इन एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। साइट ऑफ ऑकरेंस, साइट जगह कहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन अगर आपको याद हो, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, एंड क्रिप्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होते हैं। अगर हम एन एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ देखें तो एन एरोबिक रिस्पायरेशन में सारा जो प्रोसेस है, पहले ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इनटू पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस, वो स्टेप भी साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल होता है तो वो प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो ये टेक्स प्लेस इन एरोबिक रिस्पायरेशन, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये भी हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस, इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है। एरोबिक रिस्पायरेशन की अहमियत क्या है, इट्स द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और 36 ATP एनर्जी रिलीज करता है। अब ये ज़्यादा एनर्जी है एक मॉलिक्यूल से, तो इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं हायर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हायर ऑर्गेनिज्म जिनकी मल्टी सेलुलर बॉडी है और फिर उनमें जो वेल डेवलप या फिर उनमें जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 36 ATP एनर्जी देता है। एन एरोबिक रिस्पायरेशन की अहमियत क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह में, फंजाई में हमने पढ़ा था, ये क्या है, ये एन एरोबिक रिस्पायरेशन उनमें ये रिस्पायरेशन होता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज से अपना एनर्जी लेते हैं। इसी तरह सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि बाज़ दफ़ा ह्यूमन मसल्स में भी एन एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। वहाँ पर अगर हम कोई हैवी एक्सरसाइज या फिर हार्ड वर्क करते हैं तो एनर्जी की डिमांड इंक्रीज़ होती है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। तो अब शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के दौरान मसल्स खुद से एन एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज को इनकम्प्लीटली कन्वर्ट करते हैं, ब्रेकडाउन उनकी उसकी होती है इनटू फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ जाए और ऑक्सीजन शॉर्ट सप्लाई में हो। फिर सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे इथेनॉल है, हमने पढ़ा है कि वो वाइन इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है। इस तरह चीज़, पनीर की फॉर्मेशन में, इस तरह बहुत सारी चीज़ें
ऐसी हैं जो कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन की मदद से हम बनाते हैं। अगर आपको याद हो डफ एंड राइस जो ब्रेड का है उसका लाइट वेट होना, इस तरह साइज़ बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन की इम्पोर्टेंस में आती है। नेक्स्ट पेज 143 पे हमारा है कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। स्टार्ट में हमने लाइफ के दो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस पढ़े। एक को हमने पढ़ा, एक था हमारे पास फोटोसिंथेसिस, दूसरा हमारे पास था रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस को हमने लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस कहा था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सनलाइट डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं और फिर वो अपना फूड खुराक बनाते हैं, फिर वो खुराक प्लांट्स से अदर ऑर्गेनिजम्स में वो ट्रांसफ़र होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है। इसी तरह रिस्पायरेशन भी ज़रूरी है। अगर खुराक बनता है लेकिन उससे एनर्जी रिलीज़ नहीं होती तो फिर लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। तो खुराक बनना ये भी ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है खुराक, और फिर उस खुराक से एनर्जी रिलीज़ करना तो वो रिस्पायरेशन है। तो दोनों क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी प्रोसेसेस है। अब ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, तो हम इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस। ये दो प्रोसेसेस हैं इन द लिविंग वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस में फूड ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, खुराक बनता है। रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस आर द अपोजिट ऑफ वन अनदर। दोनों क्या है, एक दूसरे के उलट है। एक में एनर्जी स्टोर होती है तो दूसरे में एनर्जी रिलीज होती है। नो लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ, प्लेनेट अर्थ पे वुड बी पॉसिबल विदाउट एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस। दोनों में से अगर एक भी प्रोसेस नहीं हो रहा तो लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, लाइफ फिर पॉसिबल नहीं होगी। अगर दोनों में से एक भी नहीं प्रोसेस नहीं चल रहा तो फिर लाइफ जो है वो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है तो जितनी भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, हर्बीवोर्स या फिर कार्निवोर्स, उनके लिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली एनर्जी की शॉर्टेज आती है, खुराक की कमी आती है, तो वो मर जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है लेकिन रिस्पायरेशन का प्रोसेस अगर नहीं होता तो फिर भी फूड खुराक मौजूद है लेकिन एनर्जी उससे रिलीज़ नहीं होती, तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी नहीं मिल रही तो फिर भी लाइफ जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगी, तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल if any of these processes stop. A comparison of both of these processes is given below. दोनों का कंपैरिजन इस टेबल 7.2 में है। कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, दोनों में क्या कंपैरिजन है, मुशाबिहत क्या है या फिर उनमें डिफरेंस क्या है। फोटोसिंथेसिस मुआजना हम इसका कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस वर्सेस रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज़ एन एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। किस तरह, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमने पढ़ा है C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी में। हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में इसको पढ़ा है। साथ में साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है, रिस्पायरेशन क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। यही ग्लूकोज है C6H12O6। हमने पढ़ा एरोबिक रिस्पायरेशन जब हम पढ़ रहे थे, या सेलुलर रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन प्लस कुछ एंजाइम्स है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, साइटोप्लाज्म में, तो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज किस चीज़ में, CO2 में प्लस वाटर में, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलमोस्ट 36 ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, तो ये दोनों में कंपैरिजन है। फिर एनर्जी ऑफ सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म। क्लोरोफिल एनर्जी को कैच करते हैं, रोल ऑफ क्लोरोफिल हमने पढ़ा है, और फिर उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स एंड स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल। और ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मैन जो है वो ग्लूकोज है, उसके साथ साथ फैट्स या लिपिड्स भी हैं,
और इसके साथ साथ प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन्स की शक्ल में प्लांट स्टोर करते हैं, फैट्स की शक्ल में, या फिर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में स्टोर करते हैं, या फिर कुछ यूटिलाइज भी करते हैं ग्लूकोज। तो ये ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स में ये एनर्जी स्टोर होती है। अब रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज या फिर फैट्स या फिर प्रोटीन, लेकिन मेन जो हमारा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है। स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स इज रिलीज फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सपोज ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन प्लस एंजाइम्स, तो क्या बनता है CO2 H2O प्लस ATP, और हमने पढ़ा है कि 36 ATP एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, सिग्नल्स पास होते हैं बॉडी में, इम्पल्स मैसेजेस, इस तरह बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। एंजाइम की फॉर्मेशन होती है, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, डाइजेशन है, इस तरह रिस्पायरेशन है, रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस में वही एनर्जी फिर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर आर यूज एज रॉ मटेरियल। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाइल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोडक्ट्स। और क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। रिएक्टेंट्स क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्टेंट्स है। प्रोडक्ट्स क्या है, ऑक्सीजन है प्लस ग्लूकोज, हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। रिस्पायरेशन में क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रॉ मटेरियल। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो ये रॉ मटेरियल है रिस्पायरेशन के लिए। प्रोडक्ट्स क्या है, CO2, वाटर प्लस ATP। अच्छा, सो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रॉ मटेरियल वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट्स के साथ में ATP मतलब एनर्जी भी रिलीज होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, जब हम पढ़ रहे थे फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, इट टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन। अच्छा, ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट्स, जो साइट है, जगह है, कहाँ पर, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के ग्रीन सेल्स में है ये प्रोसेस होता है। इसी तरह अल्गी और जो बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें उनका जो सेल होता है, तो मेम्ब्रेन के अंदर उनका फोटोसिंथेटिक उनके पिगमेंट्स होते हैं, और प्लांट्स में भी क्लोरोफिल पाया जाता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। तो इट टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस ग्रीन सेल्स में। इसी तरह अल्गी और सम बैक्टीरिया में जो कि फोटोसिंथेटिक है। रिस्पायरेशन कहाँ पर है, टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग सेल्स, इस वजह से हम इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन सेल्स में होगा, लेकिन रिस्पायरेशन जो है ये ऑल ऑफ द सेल्स इनसाइड द लिविंग बॉडी, हर एक सेल में एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, नेक्स्ट, एनर्जी के लिहाज से इट इज़ कंस्ट्रक्टिव मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा है कि द कंप्लीट सेट ऑफ रिएक्शंस, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं इनसाइड द लिविंग थिंग्स। अब उसको हमने डिवाइड किया है दो में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ की फॉर्मेशन होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्जर या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो CO2 प्लस H2O ये मोनोमर्स है, और इनसे पॉलीमर एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड। अब यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी स्टोर्ड होती है, CO2 H2O कन्वर्ट होते हैं दोनों ग्लूकोज में या फिर शुगर में। रिस्पायरेशन क्या है, इसके उलट है, इट्स डिस्ट्रक्टिव मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब इसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की इनटू एनर्जी प्लस CO2 और H2O, ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज या फिर कोई भी ऑर्गेनिक फूड, प्रोटीन या फैट्स वो बनाते हैं, प्लांट की जो बॉडी है इट गेन्स वेट, वेट में इजाफा होता है। खाना खाने से पहले अगर हम खुद को वेट करें, फिर हम खाना खाते हैं, उसके बाद हम
ख़ुद को वेट करे तो दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि हमने खुराक खा मतलब स्टमक में खुराक चला गया तो वेट हम गेन करते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स भी जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दे गेन वेट। ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स बॉडी गेन्स वेट। प्लांट की बॉडी उनका जो वेट है, वेट में इजाफा होता है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, वही ग्लूकोज बर्न होता है, मतलब स्प्लिट होता है इनटू एनर्जी। ड्यू टू रिस्पायरेशन लॉस ऑफ वेट अकर्स। तो ऑर्गेनिज्म जितनी भी है रिस्पायरेशन में उनकी बॉडी का वेट कम होता है, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस में इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल विच इज़ नेसेसरी फॉर इट। फोटोसिंथेसिस के लिए अगर आपको लिमिटिंग फैक्टर्स याद हो, उसमें हमने एक सनलाइट को भी पढ़ा था। अगर लाइट अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, लाइट नहीं है या फिर कम है तो फिर प्रोसेस स्लो होगा या फिर कम्प्लीटली स्टॉप भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम जब लाइट अवेलेबल है, थोड़ा लाइट है या फिर ज़्यादा है, इंटेंसिटी और क्वालिटी वो भी वेरी भी करता है और वो जो है इम्पेक्ट भी करता है फोटोसिंथेसिस को। तो अगर डे टाइम में लाइट मौजूद है, अवेलेबल है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा सिर्फ डे टाइम में विच इज़ नेसेसरी फॉर इट। फिर अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो ये क्या है, डे एंड नाइट प्रोसेस है। 24 आवर्स अ डे 24 आवर्स अ डे एंड 7 डेज अ वीक, मतलब दिन रात ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इट अकर्स, रिस्पायरेशन क्या है, इट अकर्स अराउंड द क्लॉक, मतलब डे एंड नाइट प्रोसेस है। इट डज नॉट रिक्वायर सनलाइट। रिस्पायरेशन के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ ज़रूरी चीज़ क्या है, ग्लूकोज अवेलेबल हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो। तो बस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, CO2 H2O और उसके साथ साथ ATP जो हमें एनर्जी मिलती है। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 7 विच वाज बायोएनर्जेटिक्स।